नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। परीक्षा की घड़ी सर पर है और ये वो दौर है जब बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, लेकिन हमें विचलित बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि सूर्यास्त भी इस बात का प्रमाण है कि अंत भी सुंदर हो सकता है। तो हमने प्रश्नोत्तरी की इस कड़ी में पिछले 20 प्रश्न पहले पिछली वीडियो में सॉल्व कर दिए थे, उसे आगे बढ़ाते हैं। और अगला प्रश्न जो है हमारा क्या बात पूछ रहा है कि भारतीय परंपरा के अनुसार ज्येष्ठ तथा आषाढ़ महीने हैं। ये तो हमारी भारतीय परंपरा ही पूछ ली है। क्या दिए हैं इसमें? वर्षा के से संबंधित है, हेमंत से, वसंत या ग्रीष्म ऋतु से। तो दोस्तों यदि हम बात करें तो हमारे जो भारतीय प्राचीन परंपरा के अनुसार जो माह है उसकी शुरुआत होती है बसंत से। बसंत के बाद में आती है ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु के बाद में आती है वर्षा ऋतु, वर्षा के बाद में आती है शरद ऋतु, शरद के बाद में होती है हेमंत और हेमंत के बाद में होती है शिशिर ऋतु। तो अगर भारतीय परंपरा के अनुसार देखें तो ये 6 ऋतुएं हमें देखने को मिलती है। अगर इसे हम इन भारतीय परंपरा के अनुसार माह के अनुसार देखें तो हमें सबसे पहले देखने को मिलते हैं चैत्र, बैशाख, फिर हम बात करते हैं ज्येष्ठ, आषाढ़, फिर हम बात करते हैं श्रावण, भाद्रपद, श्रावण, भाद्रपद। उसके बाद में हम बात करते हैं आश्विन, कार्तिक की, फिर हम बात करते हैं मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष, पोष की, उसके बाद हम बात करते हैं माघ, फाल्गुन की। तो दोस्तों ये माह हमारे बनते हैं भारतीय परंपरा के अनुसार। अगर इसे हम देखें तो इस प्रश्न में क्या पूछा है? ज्येष्ठ तथा आषाढ़। और ज्येष्ठ आषाढ़ के हिसाब से अगर हमें निकलेगा तो इसमें हमारा कौन सी ऋतु आ जाएगी? ग्रीष्म ऋतु जो है इसमें शामिल हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में वर्षा की परिवर्तितता निम्नतम है। यह क्या पूछी गई है? निम्नतम परिवर्तन कहाँ देखने को मिलता है? किसमें? वर्षा में। कहाँ पूछा गया है? पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों में, राजस्थान के थार मरुस्थल में, केंद्रीय भारत में या पूर्वी तटीय मैदानों को। अगर हम मैप पे समझने की कोशिश करें दोस्तों तो ये कह रहा है कि किस भाग में वर्षा में जो सबसे कम परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो सबसे ऊपर वाला भाग तो इसने कौन सा कहा है? थार मरुस्थल। तो हम जानते हैं कि यह वह भाग है जो भारत का सबसे शुष्क भाग है। यहाँ तो वर्षा की परिवर्तनशीलता सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि इसके एक छोर पे तो 0 सेंटीमीटर वर्षा होती है और जैसे जैसे हम पूर्व की ओर बढ़ते हैं वर्षा की मात्रा बढ़ती रहती है। इसके नीचे दूसरा अगर हम बात करें तो वो आ जाता है कौन सा, जिसमें हमसे बात करते हैं गुजरात का कच्छ वाला भाग। इसके नीचे अगर बात करें तो इसमें दिया गया ऑप्शन कौन सा? केंद्रीय भाग। इसके बाद नीचे बात करें तो है पश्चिमी घाट। कौन सा दे रखा है? पश्चिमी घाट, जो तापी नदी के मुहाने से लेकर हम कहाँ तक पढ़ते हैं? कन्याकुमारी तक। और इसके बाद में जो बात दे रखी है वो पूर्वी घाट, जो पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से एक गांठ के रूप में कहाँ मिल जाता है? नीलगिरी में। ये हम पिछले प्रश्नों में पढ़ चुके हैं। अब इसमें क्या पूछ रहा है? वर्षा। तो हम जानते हैं देखो दोस्तों कि दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो सर्वप्रथम 2 शाखाओं के रूप में, एक तो अरब सागर शाखा और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा, इन 2 शाखाओं के रूप में भारत में प्रवेश करता है। बंगाल की खाड़ी की शाखा जो है हम जानते हैं मेघालय पठार वाले भाग में कीपाकार आकृति की पहाड़ियों में फंसकर सबसे ज़्यादा वर्षा करता है। और अरब सागर की शाखा सीधा आके किससे टकराती है? पश्चिमी घाट से। और सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा बन जाता है? पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र। अब हम जानते हैं कि हर वर्ष
दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा सबसे पहले पश्चिमी घाट से टकराती है और इसमें सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती। इसमें भी हम जानते हैं कि इसका जो ये पश्चिमी भाग है इसमें ज़्यादा वर्षा होती है, और जैसे ही ये हवाएं पश्चिमी घाट के सहारे ऊपर चढ़ के पूर्व की ओर उतरती है इस वाले ढाग में, तो ये हो जाता है किसमें, वृष्टि छाया क्षेत्र में शामिल हो जाता है। तो यहाँ तो कैसी वर्षा होती है, कम। क्यों, क्योंकि किस में शामिल हो गया, वृष्टि छाया क्षेत्र में। और पश्चिमी भाग क्या है, प्रत्यक्ष तौर पे किसके सामने है, दक्षिण पश्चिम मानसून में। तो सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होगी, पश्चिमी घाट में। तो सबसे ज्यादा होगी तो परिवर्तन भी सबसे कम कहाँ नजर आएगा, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय मॉनसून को प्रभावित करने वाला अल नीनो। हम जानते हैं कि अल नीनो भारतीय मॉनसून को बहुत प्रभावित करता है। किस रूप में प्रभावित करता है, ये नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। किस रूप में, नकारात्मक रूप से। क्या पूछा है इनमें, ये है क्या एक समुद्री तूफान है, उष्ण कटिबंधीय विक्षोभ है, गर्म महासागरीय धारा है, या टाइफून है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गर्म महासागरीय धारा। अब अगर हम इसे मैप में देखें तो दोस्तों ये वाला जो भाग है दक्षिण अमेरिका, इसके पास इस तट पर, खासकर अपने पेरू के तट पर एक धारा चलती है जिसे का जो ठंडी जल धारा है उसे कहते हैं हम्बोल्ट। क्या कहा जाता है, हम्बोल्ट। ठीक है, यह कैसी जलधारा है, ये ठंडी जलधारा है। और ये कैसे चलती है, ये दक्षिण से उत्तर की ओर चलती है। इसी के पास दोस्तों एक और धारा चलती है जिसे हम कहते हैं प्रति विषुवत रेखीय जलधारा। क्या कहा जाता है, प्रति विषुवत रेखीय जलधारा। और ये प्रति विषुवत रेखीय जलधारा ही आगे जाकर जब पेरू के तट पर पहुंचती है तो ये किसका रूप धारण कर लेती है, ये रूप धारण कर लेती है एल नीनो का, एल नीनो का। अब ध्यान रखें प्रतिविषुवत रेखीय धारा कैसी है भाई, प्रतिविषुवत रेखीय धारा एक गर्म जलधारा है। कैसी है भाई, गर्म जलधारा है। अब इसी का ही रूप, बढ़ा हुआ रूप क्या है, एल नीनो। तो इसकी भी प्रकृति कैसी होगी, गर्म। अब जब ये आगे बढ़ती है तो किसके जल को हटाती है, ये हम्बोल्ट जिसे हम कहते हैं पेरू जलधारा, उसके जल को हटा के उसके क्षेत्र पर अतिक्रमण कर देती। जब सामान्य परिस्थितियां होती है दोस्तों, तो सामान्य परिस्थितियों में क्या होता है, ये हमारा भारतीय क्षेत्र है और इसे हम पढ़ते हैं दक्षिणी दोलन के साथ जोड़कर। तो हम ये कहते हैं कि जब यहाँ निम्न दाब होगा, लो प्रेशर होगा, तो इस क्षेत्र में क्या होता है, हाई प्रेशर। पृथ्वी गोल है तो यहाँ से ये हवाएं ऐसे आगे बढ़ती है और कहाँ आती है, ऑस्ट्रेलिया पार करते हुए, हिंद महासागर को पार करते हुए भारत की ओर। और ये कब होता है, जब यहाँ ठंडी जलधारा चलती है। ठीक है, कौन सी, हम्बोल्ट। तो यहाँ कैसी स्थिति बनती है, उच्च वायुदाब की, हाई प्रेशर की। और ठीक विपरीत भारत वाले इस वाले भाग में कैसी स्थिति रहती है, निम्न वायुदाब की। और वायु चलती है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की। लेकिन जब यहाँ एल नीनो की स्थिति आ जाती है, एल नीनो कैसी धारा है, गर्म जलधारा। तो इसके ठीक विपरीत यहाँ अब कैसी स्थिति बन जाएगी, लो प्रेशर की स्थिति बन जाएगी। हाई प्रेशर से हटकर कैसी स्थिति बन जाती है, लो प्रेशर, निम्न वायुदाब की स्थिति। और यहाँ क्या हो जाएगी, इसके ठीक विपरीत उच्च वायुदाब की स्थिति। अब यहाँ क्या हो जाएगा कि जो वायु का जो प्रवाह है वो विपरीत हो जाता है। ठीक है, वायु का प्रवाह कैसे हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ऐसे में भारत में जो आता है मॉनसून, वो कैसा आ जाता है, कमजोर मॉनसून। कैसा मॉनसून आता है, कमजोर मॉनसून। ना केवल भारत में बल्कि ऑस्ट्रेलिया में भी इसका नकारात्मक असर होता है। हमसे प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है आखिर ये है क्या। तो हमने कहा ये क्या है, गर्म महासागरीय धारा है जो पेरू के तट पर चलती है, प्रति विषुवत रेखीय धारा का ही एक बढ़ा हुआ रूप। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, सामान्यतः जिस राज्य में शीतकालीन वर्षा नहीं होती है, शीतकालीन वृष्टि नहीं होती है, शीतकालीन वृष्टि। तो दोस्तों अगर हम मैप देखें तो भारत में शीतकालीन वृष्टि कब होती है,
भारत में शीतकालीन वृष्टि होती है, इसका थोड़ा सा हम संचलन समझते हैं। ये वाला जो भाग है दोस्तों, इसे कहते हैं भूमध्य सागर। क्या कहा जाता है दोस्तों? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर। इस भूमध्य सागर वाले भाग की क्या विशेषता है कि ये भाग जो है दोस्तों 3 ओर से स्थल से घिरा हुआ है, लगभग चारों ओर से। मान लो ये अफ्रीका वाला भाग, ये अरब प्रायद्वीप वाला भाग, ये यूरोप वाला भाग, इसका हल्का सा संपर्क है वो है अटलांटिक महासागर से। इस वजह से इसकी स्थितियां थोड़ी विपरीत होती है। विपरीत कैसे? कि यहाँ जो है शीतकाल में वर्षा होती। भूमध्य सागर में वर्षा कैसी होती है भाई? शीतकाल में वर्षा होती है। शीतकाल में भी कैसी वर्षा होती है? चक्रवातीय वर्षा होती है। कैसी वर्षा होती है भाई? चक्रवातीय। क्यों? क्योंकि ये संवहनीय धाराएं ऊपर उठती है और चक्रवात बनाती है। और ये जब चक्रवात ऊपर उठते हैं तो ऊपर जो है एक धारा चल रही होती है, वायु धारा, उसे कहते हैं जेट स्ट्रीम। हम जानते हैं जेट स्ट्रीम उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली एक स्थायी पवन है। और जब शीत ऋतु में सूर्य उत्तर दक्षिणायन की ओर जाता है तो ये जेट स्ट्रीम की पवनें भी दक्षिण की ओर सरकती है, और ये सरकते सरकते कहाँ जाती है? हिमालय के दक्षिण में। यहाँ इसकी 2 शाखाएं हो जाती है। कहाँ आ जाती है? हिमालय के दक्षिण में। और यहाँ इसकी 2 शाखाएं हो जाती है, एक तो उत्तर रह जाती है और दूसरा भाग इसके दक्षिणी भाग में आ जाता है। अब भूमध्य सागर से ये चक्रवात ऊपर उठे। जब ये चक्रवात ऊपर उठते हैं तो ये किसके संपर्क में आ जाते हैं? जेट स्ट्रीम के। और जेट स्ट्रीम कैसे चल रही? पश्चिम से पूर्व की ओर। अब ये जो जेट स्ट्रीम है, ये जो चक्रवात हैं, ये जेट स्ट्रीम के सारे आगे बढ़ते हैं और भारत के उत्तरी भाग में प्रवेश करते हैं। और जब ये उत्तरी भाग में प्रवेश करते हैं तो इस वक्त शीतकाल में यहाँ ये वर्षा करवाते हैं। कब वर्षा करवाते हैं? शीतकाल में वर्षा करवाते हैं, जिन्हें हम राजस्थान में स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? मावठ। क्या कहते हैं? मावठ। तो दोस्तों शीतकाल में वर्षा होती है किसकी वजह से? भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाले चक्रवात। भूमध्य सागर हमारे किस दिशा में है? पश्चिम में। तो क्या कहा जाता है? पश्चिमी चक्रवात या पश्चिमी विक्षोभ। किसके सहारे आगे बढ़ते हैं? जेट स्ट्रीम के। किसके सहारे आगे बढ़ते हैं? जेट स्ट्रीम के। कहाँ उतरते हैं? हिमालय के दक्षिण में उत्तरी भारत वाले भाग। ठीक है। प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? प्रश्न पूछ रहा है जहां शीतकालीन वृष्टि नहीं होती है। प्रश्न क्या पूछ रहा है? शीतकालीन वृष्टि नहीं होती है। तो हम जानते हैं जम्मू कश्मीर में होती है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में होती है। अब बात आ रही है, ये तो शीतकालीन वृष्टि हो गई, अब बात आ रही है तमिलनाडु में और महाराष्ट्र में। यदि हम भारत का मैप देखें दोस्तों तो हम पढ़ते हैं जब कोपेन का वर्गीकरण, तो हम बात करते हैं कि कोपेन के वर्गीकरण में एक तट दिखाया गया है जिसे हम कहते हैं कोरोमंडल तट। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। और यहाँ हम कहते हैं एक प्रकार की जलवायु पाई जाती है कोपेन के अनुसार, उसे कहते हैं AS। और उसमें क्या होता है कि लौटते हुए मॉनसून से, किससे भाई? लौटते हुए मॉनसून से जो है इस कोरोमंडल तट पर बारिश होती है। और लौटता हुआ मॉनसून कब आता है? हम जानते हैं सितंबर अक्टूबर में मॉनसून का लौटना आरंभ हो जाता है, ठीक है। इसे कहते हैं मॉनसून का प्रत्यावर्तन। और लौटते हुए मॉनसून से कहाँ बारिश होती है? तमिलनाडु वाले भाग, ठीक है। तो अब दोस्तों क्या है ऑप्शन? नहीं होती में। तो कहाँ कहाँ होती है? जम्मू कश्मीर में होती है, तमिलनाडु में होती है, अरुणाचल पर्वतीय वाले भाग में होती है। तो किस में नहीं होती है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में वर्षा किससे प्राप्त होती है? महाराष्ट्र में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। यानी वर्षा ऋतु में इस महाराष्ट्र क्षेत्र को वर्षा प्राप्त होती है, क्योंकि ये कहाँ स्थित है? ये पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में स्थित है, जो हमने ठीक इससे पहले पढ़ा था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? महाराष्ट्र। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण और उससे संबंधित क्षेत्र। अब इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम जो है इस कोपेन को थोड़ा सा समझते हैं। दोस्तों ये है कोपेन का मैप। कोपेन में मैप में यदि आप देखोगे तो आपको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं।
जूम नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, यही समझते हैं इसको। इस मैप को यदि आप देखोगे तो कोपेन ने यहाँ हमें कुछ चीज़ें दिखा रखी है। जैसे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला भाग, इसमें कोपेन ने लिखा है AMW। क्या बोलते हैं इसको? इसको कहते हैं लघु शुष्क ऋतु वाली मानसूनी जलवायु। फिर दूसरा जो हमने पार्ट अभी देखा वो वाला पार्ट था ASW, जहां शीत ऋतु में लौटते हुए मानसून से बारिश होती है। फिर ये वाला जो पार्ट है जो बीच में हल्का ऐसा बना रखा है, इस तरह अगर आप देखोगे इसे, तो इस पार्ट को कहा जाता है BSHW। क्या लिखा है? BSHW। ये क्या है? ये है अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। कैसी जलवायु है? अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। कहाँ है? ये कर्नाटक वाले भाग में आता है। क्यों है यहाँ पर? ये यहाँ पर है किसकी वजह से? वृष्टि छाया क्षेत्र होने की वजह से। फिर अगर हम बात करें तो ये वाला जो भाग है, इस भाग को कहते हैं AW। क्या कहा जाता है? AW। AW यानी सवाना तुल्य जलवायु, उष्ण कटिबंधीय सवाना तुल्य जलवायु। ठीक है। अब अगर हम आगे बात करें इस वाले भाग में, तो ये वाला भाग है BWHW, मरुस्थलीय जलवायु। कैसी जलवायु? मरुस्थलीय जलवायु। बीच में ये वाला भाग है जो इस वाला पार्ट है, इसे कहते हैं BSHW, जो हमने पढ़ा। क्या है? अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु। फिर इसमें जो ये वाला पार्ट है, बीच वाला मैदानी भाग है, इसको कोपेन कहते हैं CWG, जिसे कहते हैं शीत ऋतु, शुष्क शीत ऋतु वाली मानसूनी जलवायु। ठीक है। ये वाला जो भाग है, यहाँ की जलवायु है DFC। क्या है? DFC, शीताद्र जलवायु। क्या लिखते हैं इसको? शीताद्र जलवायु, शीताद्र जलवायु। और ये वाला भाग जो है, इसमें हाँ लिखते हैं E, यानी ध्रुवीय जलवायु। कैसी जलवायु हो भाई? ध्रुवीय जलवायु। यहाँ एक छोटा सा वर्गीकरण देखने को मिलता है ET, जिसका नाम है टुंड्रा जलवायु। कैसी? टुंड्रा तुल्य जलवायु। ठीक है दोस्तों, तो ये था कोपेन का पूरा वर्गीकरण। सबसे पहले हम देखते हैं AMW। तो ये हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? ये कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु वाले हिस्से में। फिर हम देखते हैं AW वाला पार्ट। तो ये बीच में जो पूरा पार्ट हमें नजर आ रहा है, ये पूरा पार्ट देखो, महाराष्ट्र से लेकर महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा, ये वाला कुछ भाग कर्नाटका, ये पूरा भाग किस में आ रहा है? AW में। ठीक इससे ऊपर जाएंगे, ये पूरा भाग मैदानी भाग है, जो किस में शामिल होगा? ये शामिल होगा CWG में। ठीक है दोस्तों। फिर ये BSHW, राजस्थान में कौन सा? जिसे हम अर्ध शुष्क मैदानी भाग कहते हैं। और यहाँ कौन सा? कर्नाटक वाले भाग में वृष्टि छाया क्षेत्र में कैसी जलवायु? अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। फिर है BWHW, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र। फिर हम बात करें DFC, शीताद्र जलवायु। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश वाला भाग। फिर हम बात करें E जलवायु, कहाँ? जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला भाग। और फिर हम बात करें टुंड्रा जलवायु, तो ये कौन सा भाग? उत्तराखंड वाला भाग। इसमें ये जलवायु पाई जाती है कोपेन के अनुसार। अब अगर हम बात करें कि यहाँ क्या पूछा गया है, तो यहाँ हमसे पूछा गया है AMW कहाँ है। तो अभी हम देखते हैं AMW, देखते ही हमें पता चल जाएगा। ये वाला पार्ट देखो, ये पश्चिमी घाट वाला पार्ट, तो यहाँ मिल जाएगा। फिर हमसे पूछा है AW कहाँ है, तो हमने कहा ये देखो प्रायद्वीप वाला, ये पूरा बीच वाला जो भाग है, ये क्या है? AW वाला पार्ट। फिर हमसे क्या पूछा है? DFE वाला पार्ट, तो ये देखो ये वाला पार्ट यही रहा। ठीक है, शीताद्र अरुणाचल वाला भाग। फिर हमसे क्या पूछा है? फिर हमसे पूछा है इसमें BWHW, यानी पश्चिमी मरुस्थल वाला भाग। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? BWHW यानी पश्चिमी मरुस्थल वाला भाग, DFE यानी अरुणाचल प्रदेश वाला भाग, और हम बात करें AW यानी प्रायद्वीप का अधिकांश भाग, और AMW यानी पश्चिमी घाट। यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, A 2 3 4 1। आगे बात समझो दोस्तों। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं निम्न कूट का उपयोग करते सही उत्तर का चयन कीजिए। आम्र वर्षा केरल व तटीय कर्नाटक के पूर्व मानसून बौछार कहलाती है। सही बात है। हम ये किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं मानसून पूर्व वर्षा की। यानी मानसून आने से पहले भारत के कई ऐसे भाग हैं जहां वर्षा होती है।
जिन्हें अनेक अनेक नामों से जाना जाता है। जैसे हम देखते हैं फूलों वाली बौछार, क्या पढ़ते हैं? फूलों वाली बौछार, इसे केरल में कहा जाता है। ऐसे हम पढ़ते हैं चेरी ब्लॉसम, ये सेम है, कोई ज्यादा इसमें शब्दों का अंतर नहीं है, दोनों सेम है। कहाँ कहा जाता है? कर्नाटक में। फूलों वाली बौछार कहाँ से होगी? केरल में। ठीक है, किसके लिए लिखा है इन्होंने? ये कहवा उत्पादन के लिए बहुत लाभदायक है, कहवा कॉफी उत्पादन के लिए बहुत लाभदायक है। ठीक है, ऐसे ही हम पढ़ते हैं आम्र वर्षा, आम्र वर्षा। ठीक है, ये भी कौन से वाले भाग में है? केरल और कर्नाटक के आसपास वाले भाग में। फिर हम आगे पढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल में जाते हैं तो इसको बोलते हैं काल बैशाखी। क्या कहा जाता है? काल बैशाखी। कहां पर? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और यही काल बैशाखी जब असम में पहुंच जाती है तो इसको कहा जाता है बारदोली छिड़ा। क्या कहा जाता है? बारदोली छिड़ा। पश्चिम बंगाल में इस भाग काल बैसाखी साथ साथ इसे नॉर्वेस्टर भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? नॉर्वेस्टर। तो ये ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो हमें यहां देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक एक की बात करो। फूलों वाली बौछार केरल वाले भाग में, चेरी ब्लॉसम कर्नाटक वाले भाग में, आम्रवर्षा केरल और तटीय कर्नाटक में। फिर क्या है? काल बैसाखी पश्चिमी भारत, धूल भरी आंधियां, जी नहीं, काल बैसाखी क्या है? काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में क्या है? मानसून पूर्व वर्षा है। और असम में भयंकर विनाशकारी वर्षा युक्त पवनों को बारदोली छिड़ा कहता है। एकदम सही बात है। तो इसमें क्या पूछा है? सही कूट का चयन करना है। तो हम जानते हैं पहला कथन सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा कथन गलत है, चौथा सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 1, 2 और 4। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है भारत में शीतकाल में वर्षा होती है। ये तो हम अभी बात कर चुके हैं दोस्तों। हम जानते हैं कि भारत में जो शीतकाल में वर्षा कहाँ होती है। ये देखो, दक्षिण भारत का तमिलनाडु तट, हमने बात की थी कोपेन के वर्गीकरण में। अगर आप लोगों को मैप ढंग से याद हो तो ये वाला जो पार्ट है AS, हमने लिखा था ये जलवायु क्या कहलाती है? ये वाला पार्ट AS कौन से भाग में? कोरोमंडल तट में। कौन से भाग में भाई? कोरोमंडल तट पे जो है वो लौटते हुए मॉनसून से बारिश होती। ठीक है, तो प्रश्न भी यही पूछ रहा है कि किस भाग पर अपने शीतकाल में वर्षा होती है। तो हम जानते हैं, ऐसे ही हम जानते हैं कि पश्चिमी घाट वाले भाग में दक्षिण पश्चिम मॉनसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। मध्य भारत जो वाला भाग है इसमें हम देखते हैं प्रायद्वीप का ज्यादातर भाग में AW और अपने मैदानी भाग में CWG जलवायु पाई जाती है। और अरुणाचल वाले प्रदेश में हम देखते हैं DFC जलवायु पाई जाती है। अब पूछा है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा लौह ऑक्साइड तथा एल्यूमिनियम यौगिकों से समृद्ध है किंतु भारी विक्षालन के कारण इसमें चूना और सिलिका की कमी होती है? तो इसका दोस्तों सही उत्तर होगा लेटराइट मृदा। क्या सही उत्तर होगा? लेटराइट मृदा। अब हम थोड़ा सा मृदा के बारे में जानते हैं। देखो दोस्तों, ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने भारत में मुख्यतः 8 मृदा के प्रकार बताए हैं। कितने बताए हैं? 8 प्रकार बताए हैं। और 8 मृदा में हम देखें तो सबसे ज्यादा विस्तार किसका है? जलोढ़ मृदा का, फिर काली मृदा का, लाल व पीली मृदा का, लाल व पीली मृदा, फिर आती है आपकी लेटराइट मृदा, लेटराइट मृदा, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं पीट मृदा, उसके बाद हम पढ़ते हैं पर्वतीय मृदा, उसके बाद हम पढ़ते हैं लवणीय मृदा, और फिर हम पढ़ते हैं शुष्क मृदा, शुष्क मृदा। तो इन 8 प्रकारों में ICAR ने भारतीय मृदा को विभाजित किया है। अगर आप मैप पे देखो दोस्तों तो आप देखोगे कि ये जो पूरा भाग है, जो डॉट 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 भाग में हमें नजर आ रहा है, ये पूरा डॉट 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 वाला भाग ये जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है। जलोढ़ मृदा भारत के सर्वाधिक भाग पर विस्तृत मृदा है। नदियों द्वारा निक्षेपित अवसादों से निर्मित मृदा है और नदियों द्वारा निर्मित मैदानी भाग में पाई जाती है। भारत की सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा। ठीक है, इसी तरह दोस्तों आप देखोगे
ये वाला जो पार्ट है हमें जो यहाँ देखने को मिल रहा है, ये वाला भाग जो मैं ग्रीन कलर में बना रहा हूँ, ये कौन सा भाग है? ये शुष्क मृदा का भाग है। कौन सा भाग है? शुष्क मृदा का भाग है, जहाँ हम जानते हैं कि पश्चिमी राजस्थान का वह क्षेत्र जहाँ मरुस्थल का प्रसार है, वहाँ हमें रेतीली शुष्क मृदा देखने को मिलती। ठीक है, जिसमें सभी तत्वों की कमी हो, सभी पोषक तत्वों की कमी होती है। फिर ये जो भाग है इसे हम कहते हैं पर्वतीय मृदा। ये जो हमें ग्रीन कलर में हमें जो नजर आ रहा है पार्ट, इसे हम कहते हैं पर्वतीय मृदा। ये कौन सी मृदा है दोस्तों? पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा की विशेषता क्या है कि इसमें ह्यूमस की मात्रा तो काफी होती है, लेकिन बाकी तत्वों की कमी होती है, और इन क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती के माध्यम से कृषि कार्य किया जाता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। ये वाला जो पार्ट हमें नजर आ रहा है, इस वाले पार्ट में आप देखोगे कि ये वाला जो पूरा पार्ट है, यहां हमें देखने को मिलती है लेटराइट मृदा। कैसी देखने को मिलती है? लेटराइट मृदा। और आप देखोगे कि दक्षिण भारत का अधिकांश वह भाग पठारी क्षेत्र में, जहां वर्षा भी ठीक ठाक होती है और काफी हद तक क्या मिलता है? पठारी क्षेत्र की संरचना देखने को मिलती है, वहां ज्यादातर हमें क्या देखने को मिल रही है? लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा क्या है? ये ईंट जैसी मृदा होती है, ईंट के समकक्ष होती है, क्योंकि अत्यधिक वर्षा होने के कारण यहाँ जो जितने भी कंकर पत्थर है वो एक जगह जमा हो जाते हैं, और इसके अंदर जो चूना पत्थर वगैरह बाकी जो तत्व होते हैं वो उस जल के साथ निक्षालित हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो किसके समकक्ष हो जाती? ईंट के समकक्ष। ठीक है, इसी तरह हम लोग ये वाला जो पार्ट देखते हैं, ये पूरा पार्ट, इसे कहते हैं काली मृदा वाला भाग। कौन सा भाग कहा जाता है? ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये है काली मृदा वाला भाग। काली मृदा की क्या विशेषता है कि यह काली मृदा लावा के अपरदन अपक्षय अपरदन से निर्मित मृदा है। जब लावा से निर्मित चट्टानों का अपक्षय अपरदन होता है, उससे जो अपने रेत के कण बनते हैं, उसे कहते हैं काली मृदा। सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ है? महाराष्ट्र में। और क्या विशेषता है? इसे स्वतः जुताई वाली मृदा कहा जाता है। जब इसमें पानी मिलता है तो ये मृदा फूल जाती है, और जब पानी की कमी हो जाती है तो मृदा सूख जाती है। तो ऐसे में इसको क्या कहा जाता है? स्वतः जुताई वाली मृदा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर हम आसपास इन क्षेत्रों में देखते हैं, तो ये वाला जो भाग है, इसे ये जो तटीय भाग क्षेत्र हमें देखने को मिल रहा है, इस वाले भाग में यहां हमें देखने को मिलती है लाल मृदा। क्या देखने को मिलती है दोस्तों? लाल मृदा। और लाल मृदा जो है सर्वाधिक प्रायद्वीपीय भाग के सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत है। ये लाल क्यों होती है दोस्तों? क्योंकि इसमें लोहे के ऑक्साइड मौजूद होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? लोहे के ऑक्साइड मौजूद होते हैं। ठीक है, ऐसे हमें यहाँ जो देखने को मिल रही है दोस्तों, ये जो तटीय भाग में मृदा हमें देख रही है, बीच बीच में हम लोग देख रहे हैं, इनके आसपास मैदानी भाग में, अच्छा खासकर नहरी क्षेत्र में जो हमें देखने को मिल रहे हैं, ये वाली जो मृदा होती है, ये होती है लवणीय मृदा। कैसी मृदा होती है दोस्तों? लवणीय मृदा। क्या विशेषता है लवणीय मृदा की? कि ये जो मृदा है उन क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलती है जहाँ नहरों द्वारा या अन्य माध्यम से सिंचाई ज़्यादा होती है। तो सिंचाई ज़्यादा होने के कारण मृदा की पोषक तत्व कम हो जाती है, और धीरे धीरे जो जल है वो रिसकर ऊपर आ जाता है, और मृदा में क्षारीयता बढ़ जाती है, लवणता बढ़ जाती है। ऐसे ही यदि हम बात करें तो हमें एक देखने को मिली, शुष्क मृदा हमने पढ़ ली। पीट मृदा, क्या देखते हैं हम? पीट मृदा। तो वैसा क्षेत्र जो आप देखोगे कि आपके इन तटीय क्षेत्र में, यहाँ जो हम देखते मिलते हैं तटीय भाग में, जहाँ जैसे हमें मैग्रोव वन ज़्यादा देखने को मिलते हैं, उन आसपास के क्षेत्रों में हमें कैसी मृदा देखने को मिलती है? पीट मृदा देखने को मिलती है। पीट मृदा एक तरह से दलदली मृदा होती है। कैसी मृदा होती है? दलदली मृदा होती है। मैग्रोव वनों के आसपास या तटीय क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये था दोस्तों ICAR के अनुसार वर्गीकृत 8 मृदाएं। हम थोड़ा जल्दी चल रहे हैं ताकि आपका रिवीजन थोड़ा फटाफट हो जाए। अगला प्रश्न, पुनः वही प्रश्न आ गया। क्या प्रश्न पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है कि लेटराइट मृदा, लेटराइट मिट्टी का निर्माण प्रधानतः उन क्षेत्रों में पाया जाता है। अभी हमने बात की कि लेटराइट मृदा उन क्षेत्रों में पाई जाएगी जहां चट्टानी संरचना हो, पठारी संरचना हो, बारिश बहुत ज़्यादा हो और वर्षा की वजह से निक्षालन हो। निक्षालन कैसा होगा? जब उसमें उच्च तापमान होगा और भारी वर्षा होगी।
ये वैसे ही है जैसे कोई बजरी वाला बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसमें पानी लगातार गिरे तो आप देखोगे कि उस बजरी के बीच की जो रेत है, जो माटी है, वो तो उस पानी के साथ फ्लो होकर चली जाती है, पीछे कंकर पत्थर ही जमा रह जाते हैं। तो वैसी संरचना बन जाती है और उसे जो है फिर क्या कहा जाता है, ईंट के समान की मृदा बन जाती है। किसे कहा जाता है, लेटराइट मृदा को। तो कब बनेगी, जब बहुत ज़्यादा तापमान हो और बहुत भारी वर्षा हो, तो ऐसे में निर्माण होगा लेटराइट मृदा का। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछ रहा है भारत में रेह का नाम है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा कल्लर। अब रेह क्या होती है, तो दोस्तों हम पढ़ते हैं कि जब जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है, मैदानी भाग में नदी द्वारा निक्षेपण अवसादों के जमाव से जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। तो ये दो प्रकार की होती है, एक होती है खादर और एक होती है बांगर। ठीक है दोस्तों, बांगर। खादर जो है वह मृदा होती है जहां प्रति वर्ष बाढ़ का जल पहुंचता है। प्रति वर्ष क्या होता है, बाढ़ का जल पहुंचता है, अर्थात यह नवीन मृदा है। कैसी मृदा है, यह नवीन जलोढ़ मृदा है, नवीन जलोढ़ मृदा है। ठीक है, वहीं बांगर क्या है, बांगर वह मृदा है जहां प्रतिवर्ष बाढ़ का जल नहीं पहुंचता, अर्थात ये कैसी है, ये पुरानी जलोढ़ मृदा है, पुरानी जलोढ़ मृदा है। अब इस पुरानी जलोढ़ मृदा में कृषि कार्य तो होता ही होता है। जब कृषि कार्य बार बार होता है तो इस पुरानी जलोढ़ मृदा में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है, अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। जैसे रेह, रेह का एक दूसरा नाम है कल्लर, या हम कहते हैं भूड़। क्या कहा जाता है, भूड़। इस तरह की समस्याएं हो जाती। अब रेह कलर की समस्या क्या होती है, रेह कलर की समस्या है कि जब मृदा के नीचे चूना पत्थर की प्रधानता है और जब बार बार कृषि कार्य होता है तो कृषि कार्य के साथ जल जब नीचे की ओर जाता है तो केशिका कर्षण द्वारा, किसके द्वारा, केशिका कर्षण द्वारा वो जो चूना पत्थर है वो जल के साथ घुलकर पुनः ऊपर आ जाता है और धरातल के ऊपरी भाग में एक सफेद परत जमा हो जाती है, एक सफेद परत जमा हो जाती है। इस सफेद परत को क्या कहा जाता है, रेह या कलर कहा जाता है। और इस लगातार कृषि कार्य के दौरान जब मृदा की ऊपरी परत लगातार हटती रहती है तो मृदा के नीचे स्थित कंकर पत्थर जब ऊपर आ जाते हैं, क्या ऊपर आ जाते हैं, कंकर पत्थर ऊपर आ जाते हैं, तो उस कंकरीली या पथरीली क्षेत्र को क्या कहा जाता है, भूड़ कहा जाता है। इससे पुराने वाले वीडियो में हम भाबर पढ़ चुके थे। हमने पढ़ा था कि हिमालय के शिवालिक के गिरिपदीय क्षेत्र में जब नदी नीचे उतरती है तो कंकर पत्थरों के द्वारा एक संरचना का निर्माण करती है जहाँ नदी का जल विलुप्त हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है, भाबर कहा जाता है। और खादर के बारे में अभी हमने बात कर ली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न वापस वही क्षेत्र आ गया, मृदा से हमने जो मैप में समझा था। क्या पूछ रहा है कि जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाएगी, तो हम जानते हैं जलोढ़ मृदा हमारा जो मैदानी भाग है नदियों द्वारा निर्मित, वहाँ पाई जाएगी। फिर हमने पढ़ा कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाएगी, तो हम जानते हैं काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार जो है महाराष्ट्र में है। क्यों, क्योंकि वहाँ लावा का न जमा हुआ और लावा के अपक्षय अपर्दन से जो है किसका निर्माण होता है, काली मिट्टी का। तो किसमें हो जाएगा, दक्कन लावा पठार। फिर हमने बात की कि लाल मिट्टी का निर्माण कहाँ होता है, तो अगर आप लाल मिट्टी की बात करेंगे तो लाल मिट्टी वाला जो क्षेत्र है वो हमें पठार के उच्च क्षेत्र में देखने को मिलता है। हमने उसका क्षेत्र पढ़ा। लाल क्यों होती है, क्योंकि इसमें लोहे के ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। फिर हमने पढ़ा कि लेटराइट मृदा, तो हमने मैप में देखा लेटराइट मृदा वह क्षेत्र जहाँ उच्च तापमान हो, भारी वर्षा हो, निक्षालन जैसी प्रक्रिया हो, तो वहाँ किसका निर्माण होगा, लेटराइट मृदा का। ठीक है दोस्तों, तो हम मैप में देख चुके हैं इसके बारे में। अगले प्रश्न का फिर से प्रश्न आ रहा है। अब देखो बार बार हर बार लेटराइट मृदा का ही प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, इनमें से भारत के किस क्षेत्र में लेटराइट मृदा पाई जाती है। तो हम जानते हैं कि गंगा का मैदान में या कैसी पाई जाएगी, जलोढ़ मृदा। उत्तरी मैदान इसी का भाग है तो क्या पाई जाएगी भाई, जलोढ़ मृदा। मध्य भारत वाला जो भाग है हम इसमें जानते हैं कि यहाँ जलोढ़, जलोढ़ के साथ साथ जो है लाल मृदा का विस्तार होता है। पीछे क्या बचा, दक्षिण का पठारी भाग जहाँ अधिक वर्षा उच्च तापमान हो,
वहाँ कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो वहाँ लेटराइट मृदा पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, दक्षिण का पठार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी मृदा सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाती है? तो दोस्तों अगर हम क्रम में देखें तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर मृदा पाई जाती है वो कौन सी है, जलोढ़ मृदा। नंबर 1 पर कौन सी है दोस्तों, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा जो लगभग 40% से अधिक भाग पर पाई जाती है। दूसरे स्तर पर कौन सी आ जाएगी दोस्तों, काली मृदा। फिर हम पढ़ते हैं लाल एवं पीली मृदा, उसके बाद आता है लेटराइट मृदा और शुष्क मृदा का स्थान। तो नंबर 1 स्थान पे दोस्तों कौन सा हो जाएगा, जलोढ़, उसके बाद में काली मृदा का स्थान आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, ज्वारीय वन उप प्रकार है। क्या पूछ रहे हैं, ज्वारीय वन। तो देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है कर्क रेखा। भारत के लगभग, मैप में देखते हैं ऐसे, ये वाला भाग है। अगर आप देखोगे तो यहाँ से जो है हमें मृदा देखने को मिल रही है, कौन सी, आपके कर्क रेखा। कर्क रेखा के दक्षिण वाला भाग कहलाता है उष्ण कटिबंध और ऊपर वाला भाग कहलाता है उपोष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र। अगर हम इस मैप में देखें तो हमें देखने को मिलेगा कि ये जो तटीय क्षेत्र है, जिसे मैं अगले अलग कलर से बनाता हूँ, ये जो भाग है तटीय क्षेत्र, ये वाला पार्ट है, इन तटीय क्षेत्रों में हमें कुछ इस तरह के यहाँ छोटे छोटे ब्लॉक नजर आ रहे हैं जो पूरे तट में देखने को मिलेंगे। तो ये जो ब्लॉक हैं ये किसके हैं, ये ज्वारीय वन के हैं। किसके हैं, ज्वारीय वन के। और ज्वारीय वन किस में आ गया दोस्तों, उष्ण कटिबंध वाले भाग में। तो ये वाला भाग तो क्या कहलाएगा, उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। और ये वाला भाग क्या कहलाता है दोस्तों, उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध। ठीक है, तो अब किसमें ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है, उष्ण कटिबंध वाले भाग में। प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है किस प्रकार का है। तो देखिए अल्पाइन वन नहीं, अल्पाइन वन पर्वतीय क्षेत्रों में देखने, हम आगे देखेंगे अभी किस में मिलते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों। शुष्क उष्ण कटिबंध वन, तो हम जानते हैं कि शुष्क उष्ण कटिबंध वन जो है हमारे पश्चिमी भाग में, विशेषकर कहाँ, राजस्थान के पश्चिमी भाग में हमें देखने को मिलते हैं। अब आगे बात किसकी, आर्द्र उष्ण कटिबंधीय वन की। किसकी बात आ गई, आर्द्र उष्ण कटिबंध वन की। तो हम जानते हैं कि मैप में हमने देखा ये वाला जो पार्ट है किसमें शामिल होता है, आर्द्र उष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्र में। फिर लास्ट में पूछा है पर्वतीय शीतोष्ण में, जी नहीं, हमने बात कर ली थी। शीतोष्ण वन और अल्पाइन वन कहाँ पाए जाते हैं, ये पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न, इसी प्रश्न में क्या उत्तर होगा हमारा, इस प्रश्न उत्तर होगा हमारा आर्द्र उष्ण कटिबंधीय वन। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न पूछ रहा है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, अगर आप मैप में देखें तो देखो ये जो इस मैप में हमें ग्रीन क्षेत्र दिखाया गया है, ये पूरा सिस्टम, एक मिनट, प्रश्न थोड़ा पीछे रह गया अपना, हाँ मैप आ गया अपना। अब क्या पूछ रहा है इस प्रश्न में, इस प्रश्न में हमसे बात कर रहा है कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों की हम बात करें तो इस मैप में हम जरा देखते हैं। देखो दोस्तों मैप हमारे सामने है, इस मैप में आप अगर आप देखोगे तो ये वाला जो ग्रीन पार्ट हमें पूरा नजर आ रहा है, ये पूरा पार्ट क्या है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों वाला क्षेत्र है। यह वह क्षेत्र है जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। कितनी वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। और हम जानते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ सीधा टकराता है पश्चिमी घाट से, और इधर से जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है वो सीधा टकराती है इस भाग से। तो यहाँ हमें सदाबहार वन देखने को मिलते हैं जिनकी हाइट बहुत होती है, जहाँ वृक्षों की औसत ऊंचाई 60 मीटर तक होती है। और यहाँ हम देखते हैं जैसे महोगनी, आबनूस, महोगनी, आबनूस, इस तरह के जो पौधे हैं वो हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ हमें कैसी वनस्पति देखने को मिलती है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति देखने को मिलती है।
ठीक है। अब इसमें क्या पूछा है कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाएंगे। तो दोस्तों देखो, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन इनमें हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, केरल में, क्योंकि मैप में आप देखोगे तो कौन से क्षेत्र में पाए जा रहे हैं, देखो ये ज्यादा वाला पश्चिमी घाट वाला, तो यहाँ हमें देखने को मिलते हैं मुख्य रूप से सबसे ज्यादा किसमें, केरल वाले पार्ट में देखने को मिलते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, केरल। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि वन नीति के अनुसार भूभाग का वह प्रतिशत अंश जो वनों के अंतर्गत शामिल होना चाहिए। तो देखो दोस्तों, हमारे यहाँ वनों के लिए अनेक बार वन नीति आई गई है। जैसे सबसे पहले जो हमारे यहाँ वन नीति आ गई थी वो 1894 में आ गई थी, जब ब्रिटिश काल था। उसके बाद आ गए थे 1927 में, ये भी हम जानते हैं ब्रिटिश काल में आ गया था। लेकिन आज़ादी के बाद हमारे पास पहली वन नीति आई थी 1952 में। इस 1952 की नीति में क्या निर्धारित किया गया, इसमें ये निर्धारित किया गया कि जो पर्वतीय क्षेत्र है उसके 60% भाग पर, पर्वतीय क्षेत्र के 60% भाग पर, जो पठारी क्षेत्र है उसके 40% भाग पर, और जो मैदानी भाग है उसके 20% भाग पर वन होना आवश्यक है। और ये पहला प्रयास माना जाता है वनों के संरक्षण की दृष्टि में। वन नीति कब आई, 1952 में। फिर बाद में इसी को आगे बढ़ाया और हमारे यहाँ वन नीति कब आई, 1988 में, 1988 में। इस 1988 की नीति में यह तय किया गया कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 33% भाग पर, कितने प्रतिशत भाग पर, 33% भाग पर जो है क्या होने चाहिए, वनों का फैलाव होना चाहिए। और उसके बाद हम लगातार प्रयासरत हैं, क्योंकि 1987 में पहली भारतीय वन रिपोर्ट आई थी और उसके प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात जो है लगातार भारतीय वन रिपोर्ट जारी की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे के द्वारा की जाती। अभी जो है, अभी हमने देखा हमारे यहाँ 18वीं फॉरेस्ट रिपोर्ट आ चुकी है, जिसके अनुसार 25% भाग पर जो है क्या है, वन पाए जाते हैं भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के। यानी अभी भी हम लक्ष्य से काफी हद तक दूर हैं। तो हमें ध्यान रखना है कौन सी वन नीति, 1988 क्या निर्धारित किया गया कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 33% भाग पर वन होने आवश्यक है, और हम उसमें लगातार निरंतर क्या कर रहे हैं, प्रयासरत हैं। अगला प्रश्न, भारत में कौन से वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है 1972। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया, और कहते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आने के बाद भारत में राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय अभयारण्य और बाघ संरक्षण हेतु विशेष प्रयास किए जाने आरंभ हुए। और इसमें, इस नीति में, इस अधिनियम में कई ऐसे नियम बनाए गए जिसमें जीवों की हत्या पर उनके कई प्रकार के दंड के प्रावधान किए गए। और उसके बाद एकाएक भारत में राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों की संख्या बढ़ गई और बाघ संरक्षण का क्षेत्र भी 1972 के बाद जो है आरंभ हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा, 1972। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न आ गया अब नदियों से संबंधित। क्या है, प्रसिद्ध गरसोपार जलप्रपात किस नदी पर है। तो गरसोपार नदी किस नदी पर है, शरावती नदी पर। हम जानते हैं शरावती नदी जो है वो कहाँ स्थित है, कर्नाटक वाले भाग में। कहाँ स्थित है, कर्नाटक वाले भाग में। ये कहाँ चलती है, ये पश्चिमी घाट से निकलती है और पश्चिमी घाट के पश्चिम में बहती है। किस तरफ बहती है, पश्चिमी घाट के पश्चिम में बहती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। किस में जाकर गिरती है, अरब सागर में जाकर गिरती है। क्या विशेषता है कि यहाँ सबसे ऊंचा जलप्रपात बनाती है जिसका नाम है गरसोपार। इसका दूसरा नाम है जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात।
और अभी इसे नया नाम भी दे दिया गया है, इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। क्या कहते हैं? महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। और इसकी ऊंचाई है लगभग 251 मीटर। और हमें ये भी पता होना चाहिए दोस्तों कि यह शरावती नदी, ये जो गरसोपा वाला, ये भारत का सबसे आप बात करें जल विद्युत उत्पादन का पहला प्रयास यदि कहीं किया गया था तो इसी शरावती नदी पर किया गया था 1928 में। कब किया गया था? 1928 में जो है इस पे प्रयास किया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? शरावती नदी। अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, नदियों को इनके उद्गम स्थल से मिलाना है। तो दोस्तों देखो, बेतवा नदी, एक बार इसको थोड़ा सा हटाते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करें बेतवा नदी जो दोस्तों है ये निकलती है भोपाल वाले क्षेत्र से। फिर हम बात करें गोदावरी निकलती है त्र्यंबक पठार से, महाराष्ट्र से। फिर हम बात करें पेन्नार दोस्तों केरल की प्रमुख नदी है। किसकी प्रमुख नदी है? केरल की। इसका उद्गम कहाँ से होता है? नंदी दुर्ग पहाड़ी से। और फिर हम बात करते हैं सोन जो है वो गंगा की सहायक नदी है, जिसका उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक से। अमरकंटक बहुत महत्वपूर्ण पहाड़ी है। यह मेकाल श्रेणी की सर्वोच्च शिखर है। कौन से श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है? मेकाल यानी सतपुड़ा का। किसका भाग है ये? सतपुड़ा का। इस अमरकंटक पहाड़ी से 3 नदियों का उद्गम हुआ माना जाता है। पहला किसका? सोन का, जो उत्तर की ओर चलती है। दूसरा किसका? महानदी का, जो पूर्व की ओर चलती है। तीसरा किसका? नर्मदा का, जो पश्चिम की ओर चलती है। और इस तरह यह एक गोल आकार का ऐसा अपवाह तंत्र बनता है, प्रतिरूप बनता है, जिसे कहते हैं अरीय प्रतिरूप। क्या कहा जाता है? अरीय प्रतिरूप कहा जाता है। तो अरीय प्रतिरूप कहाँ बनता है? अमरकंटक में बनता है। ठीक है। गोदावरी की क्या विशेषता है दोस्तों? ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। और एनसीईआरटी में इसके लिए भी लिखा है कि इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ठीक है। पेन्नार केरल की सबसे प्रमुख नदी है। और सोन जो है वो गंगा से मिलने वाली, गंगा के अपने दाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख नदी है। कौन सी? सोन। ठीक है। अगले प्रश्न का अब आता है कोयना किसकी सहायक नदी है? तो देखो दोस्तों, कोयना जो है वो गोदावरी की सहायक नदी। अब इसमें आप देखोगे गोदावरी नदी, अभी हमने पढ़ा गोदावरी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? त्र्यंबक के पठार से। अभी हमने पढ़ा त्र्यंबक पठार से। त्र्यंबक पठार कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र से यदि निकलती है तो महाराष्ट्र से निकलने के बाद ये पूर्व की ओर बहती है। किस तरह बहती है दोस्तों? पूर्व की ओर बहती है और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसमें हम इसके कुछ सहायक नदियां भी पढ़ते हैं, जैसे वेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा आदि जो है हम इसमें नदियां जो है वो किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी की सहायक नदियां हैं। फिर हम बात करते हैं दूसरी जो है वो कौन सी है? महानदी का उद्गम वैसे तो देखो हमने अभी बात की थी किससे होता है? अमरकंटक वाले भाग से। लेकिन कई जगह ये भी लिखना पड़ता है, लिखा मिलता है कि छत्तीसगढ़ में रायपुर के आसपास वाला जो भाग है वहां से इसका उद्गम होता है। अभी तो हम जस्ट पीछे हमने पढ़ा था कि अमरकंटक से 3 नदियों का उद्गम होता है, अरीय प्रतिरूप। लेकिन कई जगह यही भी लिखा मिलता है कि छत्तीसगढ़ में रायपुर में जगह सिहावा, वहां से इसका उद्गम हुआ माना जाता है। और महानदी जो है उड़ीसा से होते हुए कहाँ जाती है? ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हम पढ़ते हैं वो है आपकी कौन सी? शिवनाथ, ईब, हंसदो,
ईब, हंसदो, तेल, जोंक आदि नदियां जो है वो महानदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, फिर आती है आपके कृष्णा नदी। कृष्णा नदी, इसका उद्गम होता है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, सॉरी इसका उद्गम होता है महाबलेश्वर। कहां से होता है? महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर कहां है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। इसमें हम देखते हैं कि इसकी जो कुछ सहायक, प्रमुख सहायक नदियां में हमें देखना, सबसे महत्वपूर्ण इसकी सहायक नदी है वो है तुंगभद्रा। ये जो तुंगभद्रा हम नीचे देख रहे हैं, ये किसकी सहायक नदी है? ये कृष्णा की सहायक नदी है, सबसे महत्वपूर्ण नदी है तुंगभद्रा। इसके अलावा हमें जो देखने को मिलती है वो मिलती है दूध गंगा। दूध गंगा जो इसकी प्रमुख सहायक नदियों में से है, किसकी? कृष्णा की सहायक नदियों में से है। तुंगभद्रा, तुंगभद्रा कर्नाटका से निकलती है, चिकमंगलूर दक्षिण से। कहां से निकलती है? चिकमंगलूर से। और ये चिकमंगलूर से दो शाखाओं के रूप में निकलती है, एक का नाम है तुंग और एक का नाम है भद्रा। और अपने उद्गम के बाद उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती हुई किससे मिल जाती है? कृष्णा नदी से। और ये कृष्णा नदी की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है तुंगभद्रा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमने उत्तर देख लिया। अगला फिर हमने पढ़ता है छोटी व तीव्र नदियां जो पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में गिरती है, उदाहरण है। तो देखो दोस्तों, अभी हमने कुछ उदाहरण देखे। जैसे एक तो हमने उदाहरण देखा अमरकंटक का। हमने कहा इधर से सोन नदी निकलती है, इधर से जो है महानदी निकलती है, इधर से जो है नर्मदा नदी निकलती है, और यहाँ एक ऐसा गोल प्रतिरूप बनता है। इस तरह गोल प्रतिरूप बनता है। ऐसे प्रतिरूप को क्या कहा जाता है? अरीय प्रतिरूप कहा जाता है। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है? अमरकंटक मेकाल श्रेणी। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो है उदाहरण, उसमें ऑप्शन आ रहा है ध्रुमाकृतिक। ध्रुमाकृतिक को वृक्षाकार प्रतिरूप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वृक्षाकार प्रतिरूप। ये इस उदाहरण कहाँ मिलता है? मैदानी भाग में। कहाँ मिलेगा? मैदानी भाग में। जब नदियां चलती है तो मुख्य नदी से अनेक सहायक नदियां आके मिलती है, अनेक सहायक नदियां आकर मिलती है। तो यह ऊपर से ऐसा देखने को मिलता है कि यह एक मुख्य तना है जिसे अनेक टहनियां निकली हुई है। ऐसी आकृति को क्या कहा जाता है? वृक्षाकार प्रतिरूप। कहाँ देखने को मिलता है? मैदानी भाग। तीसरा जो भाग है उसे कहते हैं समयांतर अपवाह। ये हमें विशेष रूप से कहाँ देखने को मिलता है? ये हमें देखने को मिलता है पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट के पश्चिम में, पश्चिमी घाट के पश्चिम में छोटी छोटी नदियां तीव्र गति से नीचे उतरती है और सीधा जाके किस में गिरती है? अरब सागर में जाके गिर जाती है। इनके बीच में एक विशेष अंतर होता है। क्यों? क्योंकि इन नदियों को अपने, इनका प्रवाह मार्ग बहुत छोटा होता है, तो इनको अपना मार्ग बदलने का बिल्कुल समय ही नहीं मिलता, और ढाल का अनुसरण करते हुए तीव्र गति से जाके किस में गिर जाती है? अरब सागर में। तो इस तरह का जो प्रतिरूप बनता है उसे कहते हैं समयांतर अपवाह प्रतिरूप। चौथा जो इसमें आता है वो है पूर्ववर्ती अपवाह रूप। पूर्ववर्ती का उदाहरण कैसा? कि वे नदियां जो किसी स्थल के उत्थान के साथ अपना मार्ग परिवर्तित ना कर उस स्थल को ही काट दे और पहले जो पूर्व में उसका मार्ग आता है उसी का अनुसरण करे, उसे क्या कहा जाता है? पूर्ववर्ती अपवाह। जैसे हम बात करें सिंधु नदी की, तो सिंधु नदी जो है वो हिमालय के निर्माण से पहले ही चला करती थी। तो जैसे जैसे हिमालय का उत्थान हुआ, सिंधु नदी ने हिमालय को काटना शुरू कर दिया, और ये काटती गई और इसे काटते हुए आगे बढ़ी। तो हम देखते हैं कि सिंधु नदी जो है वो लद्दाख श्रेणी में गॉर्ज बनाते हुए, गॉर्ज यानी महाखंड बनाते हुए प्रवेश करती है। ठीक है, तो ये महाखंड क्या है? इस नदी द्वारा किया गया कटाव है। नदी द्वारा किया गया कटाव है। इसने कटाव क्यों किया? इसने अपने मार्ग को यथावत रखने के लिए ये कटाव किया। तो ऐसी नदियां जो अपने मार्ग में परिवर्तन ना करे बल्कि अपने बीच में आए किसी अवरोध को ही काट दे, तो वो नदी क्या कहलाती है? पूर्ववर्ती। जैसे सिंधु है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, वो सब किस में आ जाएंगे? पूर्ववर्ती।
या हमसे प्रश्न क्या पूछा है कि छोटी व तीव्र नदियां जो पश्चिमी घाट यानी पश्चिमी घाट से निकलकर कहाँ जा रही है, अरब सागर में, उनका किसमें उदाहरण है? तो इसका जो दोस्तों उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समय अंतर अपवाह। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, वही सुमेलित कीजिए। दामोदर, दामोदर ये प्रायद्वीप दक्षिण आपके पठार जो है, छोटा नागपुर पठार जो है उसकी प्रमुख नदी है। किसकी सहायक नदी है दामोदर? दामोदर हुगली की सहायक नदी है, हुगली की सहायक नदी है। क्या विशेषता है इसे? इसे पश्चिम बंगाल यानी बंगाल का शोक कहा जाता है, क्योंकि ये अपना मार्ग भी परिवर्तित करती है और वर्षा ऋतु के समय अत्यधिक जल लेकर आती है, जिससे बंगाल में बाढ़ आ जाती है। तो इसे बंगाल का शोक भी कहते हैं। तो किसकी प्रमुख नदी है? छोटा नागपुर से। अभी हमने पढ़ा सोन, सोन जो है हमने कहा गंगा में जाके मिलेगी, उत्तर की ओर बढ़ेगी, तो ये कहाँ से निकलेगी? अमरकंटक से, जिसमें हमने बात की थी किसमें? अरिय प्रतिरूप की। उसके बाद हमने बात की कावेरी, कावेरी कहाँ है? कावेरी ब्रह्मगिरी से निकलती है। ब्रह्मगिरी कहाँ है? ब्रह्मगिरी कर्नाटक से, और उधर से निकलकर ये कहाँ जाके गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती। ठीक है, जिसमें हम देखते हैं जैसे लक्ष्मण तीर्थ वगैरह इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ। और उसके बाद में है गोदावरी, जिसको हम 2 बार पहले पढ़ चुके हैं। ये कहाँ से निकलती है? त्र्यंबक के पठार से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 4 3 2 4 3 1 2। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर से सुमेलित करने वाला प्रश्न आ गया है। इसमें हमसे क्या पूछ रहे हैं? गंगा नदी। हम जानते हैं गंगा नदी जो है वो गोमुख गंगोत्री हिमनद, कहां से भाई? गंगोत्री हिमनद, गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड। कहां से आती है? उत्तराखंड से आती है। और जिस जगह से इस नदी का उद्गम होता है उसे कहते हैं गोमुख। हम जानते हैं ये उत्तर भारत की है, भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, और इसकी लंबाई लिखने को मिलती है हमें 25-25। और भारत में महान मैदान के निर्माण में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? गंगा व उसकी सहायक नदियों का। दूसरी जो महत्वपूर्ण नदी है वो है चंबल। चंबल का उद्गम होता है दोस्तों जानापाव की पहाड़ियाँ। जानापाव की पहाड़ियाँ किसका हिस्सा है? ये विंध्याचल का हिस्सा है, विंध्याचल पर्वतीय श्रेणी का हिस्सा है। कहाँ पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। जानापाव से निकलकर ये राजस्थान में 84गढ़ से प्रवेश करती है, फिर वहाँ से चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, अपने करौली, धौलपुर से होते हुए यूपी में चली जाती है, और इटावा में मुरादगंज नामक जगह पर जाके किससे मिल जाती है? यमुना से मिल जाती है। तो किसकी सहायक नदी है ये? यमुना की। फिर आ जाती है सोन। सोन हम 3-4 बार पढ़ चुके हैं। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक। अमरकंटक कौन से में? मेकाल पर्वतों में। फिर आ जाती है तापी। तापी जो है ये कहाँ से निकलती है? ये मुल्ताई से। मुल्ताई, ये मुल्ताई भी किस में स्थित है? ये मेकाल पर्वत श्रेणी में। मेकाल पर्वत श्रेणी में कौन सा जिला? बैतूल जिला। बैतूल जिले से जो है इसका उद्गम होता है। और ये तापी नदी जो है ये भ्रंश से होकर बहने वाली नदी है, भ्रंश से होकर बहने वाली नदी है। किसके बीच में चलती है ये वाली भाग? देखो हम पढ़ते हैं ऊपर में 2, एक तो विंध्याचल, फिर हम विंध्याचल के नीचे पढ़ते हैं नर्मदा, फिर हम पढ़ते हैं सतपुड़ा, और सतपुड़ा के नीचे हम पढ़ते हैं तापी। तो भ्रंश से होकर बहने वाली 2 नदियां हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो नर्मदा और एक है तापी। और इन दोनों की क्या विशेषता है कि ये अरब सागर में गिरती है और क्या बनाती है? ज्वार नदमुख बनाती है, ज्वार नदमुख का निर्माण करती। ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा 2 3 4 1। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न के अगला प्रश्न नदियों से संबंधित है। चंबल, बेतवा, केन किसकी सहायक नदियां हैं? तो हम जानते हैं दोस्तों चंबल, बेतवा, केन ये सभी यमुना की सहायक नदियां। यमुना जिसका उद्गम कहाँ से होता है? यमुनोत्री हिमनद से। कहाँ से होता है? यमुनोत्री हिमनद से। जिस जगह से इसका उद्गम होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बंदर पूंछ, बंदर पूंछ। और बंदर पूंछ से ये निकलती है
गंगा के समानांतर चलते हुए प्रयागराज में आकर किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। और अभी हमने बात की गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? गोमुख से, यानी गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड से। ठीक है, महानदी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। महानदी क्या है? महानदी का उद्गम हमने अभी बात की थी। हमने कहा था कि महानदी हमें दो जगह लिखी मिलती है, एक तो अरिय प्रतिरूप के साथ अमरकंटक से जोड़ते हैं, और एक सिहावा छत्तीसगढ़ के, तो दो जगह इसका देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसमें एक महत्वपूर्ण नदी आती है सतलज। सतलज जो है ये हिमालय अपवाह का भाग है, और सतलज का उद्गम होता है कहाँ? सतलज का होता है कैलाश मानसरोवर झील से। कहाँ से होता है? कैलाश मानसरोवर झील से। और जिस जगह से इसका उद्गम होता है उसे कहते हैं राक्षस ताल। क्या कहा जाता है? राक्षस ताल। तो वहाँ से उद्गम होने के बाद ये दक्षिण पूर्व की ओर चलती है, दक्षिण पश्चिम की ओर, और भारत में ये शिपकिला दर्रा के माध्यम से ये भारत में प्रवेश करती है। और ये आगे बढ़ते हुए फिर किसकी सहायक नदी है? ये सिंधु अपवाह तंत्र की नदी है। किसकी है? सिंधु अपवाह तंत्र की ये प्रमुख नदी है। तो यहाँ क्या पूछा है? चंबल, बेतवा, केन, ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यमुना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब पूछा है प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये प्रश्न बार बार आ गया है। किसे कहते हैं? गोदावरी त्र्यंबक पठार से निकलती है, और हम कहते हैं इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। क्यों? इसका कारण एक यही है कि ये प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है गोदावरी नदी। बाकी नदी के बारे में हम थोड़ा थोड़ा पहले पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है वर्ष 2017-18 की अवधि में भारत में प्रथम 4 प्रमुख राज्यों में चना। हालांकि ये प्रश्न पुराना हो चुका है, 17-18 का पूछा चना उत्पादन का। तो दोस्तों इसमें अवरोही क्रम पूछा है। कैसे पूछा है? अवरोही क्रम, ज्यादा से कम की ओर। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक। तो सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? मध्य प्रदेश। राजस्थान का स्थान कौन सा है इसमें दोस्तों? राजस्थान का स्थान है तीसरा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये भी अब फसलों से संबंधित आ गया। सबसे ज्यादा रागी का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो रागी का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है दोस्तों कर्नाटक। कौन सा राज्य करता है? कर्नाटक। और राजस्थान में कौन सा आता है? जैसे राजस्थान जो है वो सरसों के उत्पादन में नंबर 1 है, और बाजरा के उत्पादन में भी जो है कौन किस में है? सबसे नंबर 1 है कौन? राजस्थान। और अगर आपसे पूछे जाए ग्वार, तो ग्वार का तो लगभग एकाधिकार किसके पास है? राजस्थान के पास है। अगले प्रश्न की अब बात करें तो अब आ गया है ये प्रश्न अपना सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित। यानी अब हम जो आगे बात करेंगे दोस्तों, हमने नदियों से संबंधित और जलवायु से संबंधित सारे प्रश्न आज हमने कर लिए हैं। अगले वीडियो में जो है हम दोस्तों किससे संबंधित? उद्योगों से संबंधित प्रश्न करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको मेरे द्वारा ये जो समझाए प्रश्न समझ में आए होंगे और आने वाली परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे। ठीक है, आपको यह हमारी मुहिम पसंद आ रही है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी इस मुहिम का लाभ उठा सके, उनके भी प्रश्न जो है वो सही हो सके। ठीक है, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।